स्टार्ट करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले। ये एक्चुअली में जो है एक प्ले जो है हम लोग बोल सकते हैं ड्रामा, ठीक है। एक स्टेज में उस टाइम तो थिएटर वगैरह था नहीं, तो आदमी जो है मूवीज नहीं बनता था बल्कि प्ले बनता था। और प्ले जब बनता था तो उसको जो है अलग अलग दिन में अलग अलग सीन को एनैक्ट किया जाता था स्टेज में। तो इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर जो है एक प्ले राइट था, एक कंपोजर था, एक राइटर था, एक पोएट था, वर्सेटाइल आदमी था। और सिर्फ प्ले लिखता नहीं था बल्कि अपना प्ले में वो खुद मेन लीड कैरेक्टर परफॉर्म करता था, मेन एक्टर वही रहता था। तो प्ले राइट भी था और एक्टर भी था, स्क्रिप्ट राइटर भी था। यानी प्ले को प्ले की शक्ल में मतलब किस तरीके से ड्रामेटाइज किया जाए, विलियम शेक्सपियर एक वर्सेटाइल लिटरेचर का एक एक्सपोनेंट निकला है। और ऐसा एक्सपोनेंट निकला है कि इसके जैसा जो है आज तक कोई पोएट और प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट आज तक दुनिया में उसका टक्कर अगर हो सकता उसके बारे में मतलब उससे अच्छा नहीं होता था। तो विलियम शेक्सपियर को जो है एक बेंचमार्क माना गया। बेंचमार्क समझ रहे ना, एक मतलब एक लिमिट माना गया, मतलब इससे अच्छा होगा तो इससे मतलब इसके जैसा कोई होगा तो ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हर आदमी को इससे कंपेयर किया था, हर राइटर को जो है विलियम शेक्सपियर से कंपेयर किया था। और विलियम शेक्सपियर जो है किसी भी नॉवेल को स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए बनाया। ये बात और है कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया उसका प्ले कि अब जो है स्कूल का एकेडमिक्स में उसको डाला गया। तो इस तरीके से तुम लोग के लिए जो है विद मर्चेंट ऑफ वेनिस को डाला गया। इसमें जो है 5 एक्ट, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। तो इसको पूरा जो ड्रामा है या पूरा जो प्ले है इसको 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक्ट 5 जो है उसमें एक ही सीन है और पहला एक्ट में 3 सीन है। सबसे लंबा एक्ट जो है इसका एक्ट 2 है, ठीक है, उसमें लगभग 9 सीन है। सबसे लंबा एक्ट वही है। तो इससे पहले कि हम जो है कहानी की तरफ पहुंचे, सबसे पहला उसका टाइटल। विलियम शेक्सपियर जो है अक्सर अपना नॉवेल का टाइटल जो रहता था वो किसी कैरेक्टर के ऊपर देता है। ज़्यादातर उसका नॉवेल जो है कैरेक्टर के ऊपर, मतलब जूलियस सीजर कैरेक्टर का नाम है, मैकबेथ कैरेक्टर का नाम है, ओथेलो कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चेंज किया है। चेंज क्या है कि यहाँ पर जो टाइटल रखा गया है वो किसी कैरेक्टर के नाम पर नहीं है, किसी आदमी के नाम पर नहीं है, बल्कि उसका प्रोफेशन के नाम पर है और उसका प्लेस के नाम पर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस इटली का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, ठीक है। तो पूरा जो प्ले है वो 2 सिटी में ही सिचुएटेड है, यानी 2 शहर के बीच में पूरा कहानी कंपोज किया गया। एक वेनिस है और दूसरा जो है बेलमोंट। ये सारा जो कैरेक्टर का नाम लिखाया है, ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, सब वेनिस में रहता है। सिर्फ पोर्शिया और नेरेसा जो है बेलमोंट में रहता है, ठीक है। और स्टार्टिंग जो सीन है वो भी वेनिस में है और पूरा जो मेन थीम है पूरा वेनिस में होगा। सीन का स्टार्टिंग भी वेनिस में है और सीन का मेन जो क्लाइमैक्स है वो भी वेनिस में है, लेकिन सीन का एंडिंग जो है बेलमोंट में। सीन 1 हम पढ़ेंगे वेनिस में और सीन 5 पढ़ेंगे बेलमोंट में। तो यहाँ पर जो है इसी 2 शहर के बीच में पूरा स्टोरी बनाया गया है। तो स्टोरी में जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहला वर्ड है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है। वो बिजनेसमैन जिसका ट्रेडिंग जो है दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, यानी जो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हो, ऐसा बिजनेसमैन को बोला जाता है मर्चेंट। और क्योंकि वेनिस में रहता है इसीलिए मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट बहुत ज़्यादा है वेनिस में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मर्चेंट का बारे में बताया गया। सारा कहानी जो है उस एक मर्चेंट के इर्द गिर्द ही हुआ है। तो उसका वही जो है मेरा मेन कैरेक्टर, उसका नाम है एंटोनियो। वही जो है मेरा मर्चेंट ऑफ वेनिस है। उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा कहानी रिवॉल्व करता है, किस तरीके से वो किसी और के मामले में इन्वॉल्व हो जाता है।
क्योंकि उसको जो है पोर्शिया के साथ शादी करना है, तो पैसे का दरकार रहता है। और बसानियो एक स्पेंड थ्रिफ्ट इंसान है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसा फिजूल में खर्च करने वाला। तो बसानियो का एक बहुत बड़ा ट्रेड था स्टार्टिंग में कि वो एक स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी है, और स्पेंड थ्रिफ्ट होने का मतलब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है, जिसके पास ना उसका अपना घर है, ना उसका कोई ठिकाना है, ना उसके पास पैसा इतना है कि रोज़ का ज़िंदगी सही से गुजार सके। वो सबसे ज़्यादा कर्जदार किसका है? एंटोनियो का सबसे ज़्यादा कर्जदार है। और जब जब वो फंसता है तब तक वो एंटोनियो के पास भागता है। अब क्योंकि उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है, पैसा है नहीं उसका पास, तो उसके दिमाग में प्लान आता है। प्लान क्या है कि बेलमोंट में एक बहुत ही अमीर लड़की रहती है, एरेस। एरेस का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद हो, बहुत प्रॉपर्टी की मालकिन हो, उसका नाम है पोर्शिया। अब पोर्शिया के बारे में क्या कहानी है कि पोर्शिया से शादी करने के एक लॉटरी सिस्टम रखा गया है। उसका फादर जो ऑलरेडी डेथ हो चुका है, वो फादर जो है मरने के टाइम अपना एक विल बनाता है, और विल के हिसाब से जो पोर्शिया का 3 कास्केट, 3 बॉक्स रहता है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, लैंड, ये 3 कास्केट है। 3 कास्केट में से एक कास्केट सही है और बाकी का 2 कास्केट गलत है। तो जो भी आदमी, जो भी शूटर, यानी शादी का जो प्रपोजल लेके गया है, जो मैरिज प्रपोजल लेके गया, कोई भी आदमी अगर सही कास्केट खोल देता है तो वही बन जाएगा पोर्शिया का हस्बैंड, और इनहेरिटर जो सारा जायदाद है पोर्शिया का, उसका मेन मालिक कौन बन जाएगा? वो आदमी जो पोर्शिया से शादी करेगा। तो बसानियो ऑलरेडी पोर्शिया से मिल चुका है। हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बसानियो जो है ऑलरेडी पोर्शिया से मिल चुका, और वो बेलमोंट भी जा चुका है। बेलमोंट जा चुका, किसी और के साथ जा चुका है, लेकिन वो जा चुका है और उसको ऐसा एहसास हुआ है कि पोर्शिया उसको क्या करती है? लाइक करती है। और वो जानते हैं कि अगर हम बेलमोंट जा सकते हैं, अगर मेरे पास अच्छा पैसा रहता है, क्योंकि यकीनी बात है बहुत अमीर लड़की है, तो इसके पास शादी का पैगाम भी कौन लेके जाएगा? जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एक ऐसा आदमी जो फिजूल खर्ची करने वाला, उसका पैसा कहाँ? तो यहाँ से मेरा मेन कहानी स्टार्ट होगा कि उसको पैसे का दरकार है। कितना पैसा चाहिए? 3000 डकट्स। डकट्स मतलब गोल्ड कॉइंस। 3000 डकट्स। और वो किससे उधार मांगने जाएगा? एंटोनियो से, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसका हमेशा वो क्या करता है? मदद करता है। तो 3000 डकट जाएगा किसके पास मांगने? एंटोनियो के पास। लेकिन एंटोनियो अपना सारा पैसा क्या कर चुका है? बिजनेस में लगा चुका है। उसके पास कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है जिसको वो बेचकर एंटोनियो के लिए, सॉरी बसानियो के लिए 3000 डकट्स जमा कर सके। तो क्या करेगा? अपने नाम पर क्रेडिट खोलेगा कि उधार लो, जाओ मार्केट में और उधार लो। जो आदमी तुमको उधार दे दे, तुम उससे मेरे नाम में उधार ले लो, यानी तुम पैसा लो, चुकाएगा कौन? एंटोनियो। बसानियो पैसा लेगा, उसका चुकाई कौन करेगा? एंटोनियो उसका श्योरिटी है, उसके नाम पर जो है उसको कर्ज मिलता है। तो बसानियो सब जगह ढूंढता है और अंत में किसके पास पैसा मांगने आता है? शाइलॉक, जो एंटोनियो का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर एंटोनियो इस पूरे नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन लीड है, तो शाइलॉक क्या है? एंटेगनिस्ट, विलेन है पूरे नॉवेल का, एंटेगनिस्ट। और किसके पास जाता है? शाइलॉक के पास 3000 डकट मांगने के लिए। बसानियो को ये नहीं मालूम है कि शाइलॉक के दिल में एंटोनियो के लिए कितना ज़्यादा नफरत है। वो हर मोमेंट चाहता है कि किस तरीके से जो है शाइलॉक एंटोनियो से बदला ले सके शाइलॉक, और उसको मोमेंट मिल जाए। और मोमेंट क्या था कि 3000 डकट्स उसको चाहिए। शाइलॉक के पास भी इतना पैसा नहीं रहता कि 3000 डकट, शाइलॉक के पास भी इतना अमाउंट उस वक्त जब बसानियो से मांगने जाता है तो शाइलॉक के पास नहीं रहता। तो शाइलॉक अपने से ज़्यादा अमीर आदमी के पास जाता है, उसका नाम है क्यूबल, तो उससे उधार लेता है। एक्चुअल जो उधार देता है वो रहता है क्यूबल, लेकिन शाइलॉक उससे मांग के उधार किसको लेता है? बसानियो को, एंटोनियो का श्योरिटी को। और क्योंकि बस शाइलॉक एक ज्यू है और एंटोनियो एक क्रिश्चियन, तो वेनिस का लॉ के हिसाब से क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है और ज्यू जो है माइनॉरिटी है, कम तादाद में। तो मेजॉरिटी का ही धाक वहाँ पर, यानी मेजॉरिटी सब कुछ कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, घर खरीद सकता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन माइनॉरिटी का हालत बहुत ख़राब है।
उसको एक बंद इलाके में रखा जाता है जिसको बोला जाता है घेट्टो, GHETTO, घेट्टो। घेट्टो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको बाउंड्री वॉल में बंद कर दिया जाएगा, उसी इलाके में आपको रहना है, टाइम से निकलना है और टाइम से एंट्री ले लेना है। अगर बेटाइम होगा तो आप बाहर ही रहेगा, आपको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। तो घेट्टो में रहता था जीव, शायलोक भी रहता था और भी बहुत सारा रहता था, और इन लोगों को कोई बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता था। ये लोग एलियन है वेनिस के लिए, शहरियत नहीं मिला है, सिटीजन नहीं है वेनिस का, भले रहता है सब कुछ करता है लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिला है। तो एलियन है वेनिस के नज़दीक, जीव क्या है, एलियन, शहरियत नहीं, मतलब सिटीजनशिप नहीं मिला। अब इन लोग के पास तो और कोई उपाय नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये लोग क्या करता है, यूजुअली चलाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट, पुराना इंग्लिश है यूजुअली, ठीक है, न्यू इंटरेस्ट है इंटरेस्ट, मनी लेंडिंग का काम करता है, उधार देता है सूद पे, इंटरेस्ट पे जो है क्या करता है, उधार देता है, क्योंकि कोई और बिजनेस नहीं बचा, बिजनेस करने का इन लोगों को ये भी नहीं है, कानून पास भी नहीं किया, तो ये लोग सिर्फ उधार दे सकता है। तो शायलोक जब भी उधार देता है किस पर, इंटरेस्ट पर, लेकिन वो बसानियों को इंटरेस्ट को उधार नहीं देता है। जिंदगी में पहला बार कोई ऐसा बार्गेनिंग किया है जिसमें वो 3000 डकट भी दे रहा है और कोई रिटर्न में कोई सूद नहीं दे रहा है, बस एक बॉन्ड करता है, एक अग्रीमेंट। अब वो अग्रीमेंट क्या है कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसको उसका 3000 डकट वापस मिल जाना चाहिए। अगर एक भी दिन फेल हो गया तो शायलोक अंटोनियो का, बसानियो का नहीं, अंटोनियो का जिस्म से 1 पाउंड गोश्त निकाल लेगा, 1 पाउंड गोश्त जो है निकाल लेगा, और उस जगह से निकालेगा जहां उसका दिल करता है। हार्ट के पास भी निकाल सकते हैं, एक ही बात, हार्ट के पास भी निकालेगा क्योंकि वहां किसी को तकलीफ देना और जान से मारना आसान है। तो ये है शायलोक का प्लानिंग और बसानियो का प्लानिंग। बसानियो पोर्शे की शादी करना चाहता है कि वो अपना गरीबी मिटाना चाहता है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, शायलोक से। शायलोक का बॉन्ड कौन साइन किया है, अंटोनियो। तो एक दूसरे से क्या है, देखो इंटरलिंक है, यानी वेब की तरह एक दूसरे से घिरा हुआ। तो ये था मेरा मर्चेंट ऑफ वेनिस का मेन पॉइंट। अब आगे क्या होता है कि बसानियो जाता है बेलमोंट, ठीक है, इससे पहले कि बसानियो बेलमोंट जाए, बसानियो का एक दोस्त, इसका नाम है लोरेंजो, एक क्रिश्चियन है, और शायलोक की बेटी यानी जेसिका एलोप हो जाती है, घर से भाग जाती है, और शायलोक पूरा प्रेशर किसके ऊपर करता है, अंटोनियो के ऊपर। पहले से नफरत है, ठीक है, और नफरत में क्या हो गया, घी डाल दिया, नफरत का आग में क्या हुआ, घी डाल दिया, और शायलोक पूरी तरीके से बैंड हो जाता है कि आपको हम इससे बदला लेके रहे, क्योंकि मेरी बेटी भगाने में भी इसी का हाथ था। अब बेटी सिर्फ भागी नहीं बल्कि जायदाद ज्वेलरी सब ले लाके भागी है, और लोरेंजो चले जाता है, लोरेंजो पहले निकल जाता है। उसके बाद जो है बसानियो ग्रेशियानो अपने फ्रेंड के साथ बेलमोंट जाता है, और बेलमोंट जाके वहाँ वो सही कास्केट चूज करता है, और सही कास्केट चूज कर लेता है और पूरा जायदाद का मालिक बन जाता है। लेकिन जैसे ही खबर, जैसे वो जायदाद का मालिक बनता है, वैसे ही सेलारिनो जो अंटोनियो का दोस्त है, वो जाके सीधा बेलमोंट जाके बसानियो को ये खबर देता है कि अंटोनियो का शिप डूब चुका है। अंटोनियो क्या हो गया, कंगाल, बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट का मतलब कंगाल, जिसके पास पैसा नहीं है, अब बैंकरप्ट हो चुका है, और महीना गुजरने वाला है कि उसको 3000 डकट्स देना है, और महीना गुजर भी जाता है, 3 महीना गुजर गया, अंटोनियो का बैंकरप्सी हो गया, शायलोक को फ्री हैंड मिल गया, अब अंटोनियो को बदले देगा। शायलोक जाके केस करता है ड्यूक के सामने, और ड्यूक जो है अंटोनियो को अरेस्ट कर लेता है और उसको कोर्ट रूम में बुलाया जाता है। कोर्ट रूम में ट्रायल चले, ट्रायल क्या होगा बाद में बताएंगे, वो सीन जो है सस्पेंस है, उसको जो है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगा उधर है, सब समझा देगा, फिर मज़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखता है। अब सीन वाइज स्टार्ट होगा, एक्ट 1 सीन 1।
एक्ट 1 सीन 1, वेनिस स्ट्रीट, यानी वेनिस के एक गली में स्ट्रीट में जो है वहाँ पर 3 आदमी मौजूद है, एंटोनियो और उसका दोनों फ्रेंड सेलेरिनो और सेरेनियो। पहला लाइन पे गौर करोगे, प्ले का पहला लाइन एंटोनियो का मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता है कि एंटोनियो किस तरीके का आदमी है। फर्स्ट एंटोनियो, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। ये बात सच है कि हमको पता नहीं हम क्यों उदास है। एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है फिर भी वो उदास है। ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसके पास, जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है वेनिस का, लेकिन फिर भी उदास है। तो उदासी का रीज़न क्या है? कॉमन सा बात दिमाग में आ रहा है। उदासी का रीज़न अकेलापन, लोनली। और लोनलीनेस जो है इंसान को जो है अंदर अंदर क्या करता है, खा जाता है। तो यहाँ भी उसको अकेलापन है। अकेलापन क्या है? ना कोई बीवी है, ना कोई ऑफस्प्रिंग है, ना कोई बच्चा है, कोई नहीं, बस तना अकेला है और उसका प्रॉपर्टी है। उसका लाइफ में और कोई एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट का रीज़न या फिर सोर्स नहीं है। इसीलिए बोला इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। वेरीज का मतलब थका देना, ठीक है, टायर्ड कर देना। तो बोले एक को थकाया था, ये उदासी जो है हमको दिन ब दिन थकाता है। और जो लोग कहते हैं उन लोगों को भी थकाता है कि हम क्यों इतना उदास। But how I caught it, found it or came by it, what stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn. तो बता रहे कि उदासी मेरे पास कैसे आया, किस तरीके से मेरे ज़िंदगी में आया, आज तक हम इस बात का पता नहीं लगा सकते। But how I caught it, किस तरीके से हम इसको पकड़े, found it, खोजे, और came by it, किस तरीके से उदासी मेरी ज़िंदगी में वापस आया। What stuff it's made of, किस चीज़ के वजह से उदासी है, ऐसे पता लिखा हुआ है कि क्या चीज़, उदासी किस चीज़ से बना हुआ है। बोलने का मतलब है कि उदासी का रीज़न क्या है, सैडनेस का, मेलंकोलिक नेचर का आखिर रीज़न है क्या। Whereof it is born, ये कहाँ से पैदा हुआ है। I am to learn, अभी भी हमको जानना ज़रूरी है, अभी तक नहीं जान पाए कि वाकई में हम उदास क्यों हैं। And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. और ये उदासी इस तरीके से अफेक्ट किया हमको कि हम want with हो गए। want with का मतलब हो गया कि हमको याद नहीं है, हमको कोई चीज़, कोई बात जो है याद नहीं आता, हम अपने आप में खोए रहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं चलता। और इस कदर का ये उदासी चली है कि कभी कभी हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। सेलेरिनो, इसका 2 दोस्त है। अब यकीन बात है 3 आदमी एक जगह खड़ा हुआ है, एक आदमी बहुत ज़्यादा उदास है तो बाकी 2 क्या करेगा, उसको खुश करने का, चीयर अप करने की कोशिश करेगा, ताकि कुछ जोक मारेगा, कुछ हंसाने का बात बोलेगा, ताकि उसका मिजाज या फिर उसका जहन जो है चेंज हो जाए, बदलाव आ जाए। सेलेरिनो, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन। वो लग रहा है तुम्हारा दिमाग जो है कहाँ घूम रहा है, ओशियन में। ओशियन में क्यों घूम रहा है, क्योंकि तुम एक मर्चेंट हो, बिजनेसमैन हो, और शिप के जरिए से तुम्हारा बिजनेस होता है। तो हो सकता है तुम जो है बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो, घूमना उड़ना। तो फिक्रमंद किसके लिए, अपना शिप के लिए। There were your agroses with portly sail. Agroses का मतलब शिप, लार्ज शिप को, बड़ा शिप, लार्ज शिप को एग्रोसिस बोला है। बोले हाँ, लगता है वही उस जगह में जहाँ तुम्हारा शिप सेल कर रहा है, वहाँ पर तुम्हारा दिमाग भटक रहा है। बहुत लंबा उसका हाइट जो है सेम, यानी उस टाइम तो इंजन वगैरह था नहीं, डीजल तो चलता नहीं था, तो आदमी जो बड़ा सा कपड़ा लगा देता है, शिप में देखे होगे अक्सर कपड़ा लगा हुआ था, उसको बोला जाता है सेल। शिप है, ठीक है, उसका पैर के ऊपर जो इस तरीके से सेल लगा रहता है, इसको बोला गया सेल। इसका मूवमेंट से जो है शिप आगे बढ़ता है, तो क्योंकि बहुत बड़ा शिप है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा है। Like signals and rich bubbles on the flood, or as it were the pageants of the sea. बोला कि तुम्हारा शिप इतना बड़ा है, लगता है जो पूरा समुंदर का जो है वो क्या है, औहदावान है, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला है। बहुत बड़ा शिप है, उसका गुडविल भी जो है उसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी
या फिर बहुत वेल मैनर्ड आदमी जब आता है तो आदमी उसका रिस्पेक्ट करता है, उस तरीके से एंटोनियो का शिप का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट कैसा होगा कि जब उसका शिप निकलता है तो इर्द गिर्द में छोटा छोटा शिप या छोटा छोटा बोट जो है साइड हो जाता है ताकि एंटोनियो का शिप गुजर जाए। बगल मतलब वेल मैनर्ड। और as it were the pageants of the sea to overpeer the petty traffickers। ट्रैफिक अक्सर रास्ते में जो भीड़ लगाते हैं, यहाँ पर भीड़ लगाना मतलब छोटा छोटा बोट्स और शिप जो रास्ता भीड़ लगाता है, एंटोनियो का शिप को आता है देखकर क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। That courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। और साइड से वो लोग क्या आता है, हट जाता है ताकि एंटोनियो का शिप जो है गुजर जाए। इस तरीके से रहता है जैसे कोई परिंदा जो है कैसे साइड से गुजर जाता है, उस तरीके से बाकी शिप भी जो है एंटोनियो के शिप के सामने साइड हो जाए। Selene, believe me sir, had I such venture for। बोले मेरा यकीन कीजिए अगर मेरा इतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड होता, फैला होता या फिर इतना बड़ा बिजनेस होता, the better part of my affections would be with my hopes abroad। तो मेरा अक्सर जो वक्त गुजरता वो इस काम में गुजरता कि हमेशा किसके बारे में फिक्र करते हैं, शिप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। I would be still plucking the grass to know where sits the wind। और क्या क्या हम काम करते तो बताता, अगर मेरे पास ऐसा बड़ा बिजनेस होता तो हम जो हर वक्त अपना शिप के बारे में ही फिक्रमंद होते। पहला काम क्या करते, रास्ता में जाते फील्ड में, वहाँ घास उखाड़ते और हवा में उसको छोड़ देते और देखते कि हवा का डायरेक्शन किस तरफ है। उससे पता चलता था कि हवा जो है शिप को आगे बढ़ाएगा ना उसको रुकावट पैदा करेगा। सेकेंड, to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads। और मैप देखते दिन भर जो है मैप का तलाशी करते हैं कहाँ कहाँ पर शिप को रुकाया जा सकता है, हॉल्ट कराया जा सकता है, कहाँ पर रोडवेज है, कहाँ पर पोर्ट है ताकि वहाँ शिप रुक सके और उसका सामान जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर, आउट ऑफ दैट वुड मेक मी सैड। और इतना ज़्यादा अपने आप को एनग्रॉस कर लेते हैं अपना बिजनेस में, इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर छोटा छोटा चीज़ जो मेरा बिजनेस को खतरा दे सके उसके बारे में सोचते हैं और यही सोच की वजह से हम उदास हो जाते या उदास हो सकते हैं। तो एक रीज़न बताया, सेलेनियो भी रीज़न बताया, सेलेनियो भी अपने रीज़न बताया। सेलेनियो का अक्सर रीज़न जो होता है ना वो ज़्यादातर जोवियल भी होता है। जोवियल मतलब हंसी मजाक वाला, ताकि किसी भी सूरत से बस एंटोनियो जो है हंस दे। तो सेलेनियो बोल रहा है माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, यानी अगर हम जब सूप गर्मा गर्म अगर हम सूप खाएं, जब सूप खाने के लिए चम्मच उठाएं उसको ठंडा करने के लिए जब फूकें यानी हवा दें तो उस हवा फूकने से हमको डर लगता है कि एक हवा से सूप जो है ठंडा हो जा सकता है, तो एक हवा चलने पर शिप का क्या हाल होगा। Would blow me to an edge when I thought what harm a wind too great at sea might do। तो उस हवा देने पर, सूप को ठंडा करने पर जो हवा दे रहे हैं उस हवा से हमको ये डर लगता है कि इतना बड़ा ओशन में जब हवा चलेगा तो शिप का क्या हाल होगा। एक मतलब परेशान करेगा। I should not see the sandy hourglass run। hourglass देखिए, hourglass उस टाइम में वॉच नहीं था, घड़ी नहीं था, तो कुछ इस जैसा शेप था। ठीक है, इसमें एक जगह जो है वो तरीके से सैंड था और 1 घंटे के भीतर में इस कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट में सैंड चला गया। तो आदमी उसी तरीके से टाइम को मेजर करता है, 1 घंटा हुआ इतना। तो बोल रहा है कि हम जो है कभी भी आर ग्लास को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आर ग्लास में क्या चीज़ भरा हुआ है, सैंड। और सैंड जो है मेरे शिप के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर सैंड है और समझ में नहीं आया, शिप को लगा पानी है, नहीं पानी है ठीक है, लेकिन सैंड नीचे छुपा हुआ है, तो उससे क्या हो सकता है कि सैंड से टकरा सकता है शिप और शिप जो है टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो आर ग्लास में जब हम देखते हैं तो मेरे दिल में डर पैदा हो जाता है कहीं ऐसा सैंड से मेरा शिप अगर टकरा गया तो मेरा सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा।
बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। शैलोज और फ्लैट जो है खतरनाक जमीन है जो अक्सर शिप वाले लोग को धोखा दे देते हैं। शैलो का मतलब हो गया कि देखो एक बीच हो गया, ठीक है, और डाउन हो गए होते जहाँ से पानी शुरू हो गया, ये हो गया फ्लैट। और शैलो क्या हो, अचानक से डाउन, यहाँ पर कोई गैप, पूरा पानी है, तो यहाँ पर टक्कर मारने से शिप को भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का अक्सर हमको डर लगता है जब हम इसको देखते हैं आर ग्लास। और बता रहा है एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉक इन सैंड। ये एंड्रयू जो है सेलेरिनो का शिप, सेलेरिनो का शिप का नाम था एंड्रयू। अब ये वाकई में शिप था या फिर वो अपना फबीकुला बना रहा था, फबीकुला बना रहा था कि मेरा भी ऐसा शिप हो सकता था। लेकिन बता रहा है कि जब हम आर ग्लास को देखते हैं तो अपना टूटा हुआ शिप एंड्रयू का हमको याद आ जाता है कि किस तरीके से वो भी किस तरीके से शैडोज और फ्लैट्स में टकरा के चूर चूर हो गए। व्हीलिंग हर हाइट ऑफ लोअर देन हर रिब्स, और जाके वहाँ जो है हमको आंसू निकल रहा था, इन उदासी छा रहा था कि उसका हालत देख के किस तरीके से शिप जो है टूट के पूरा सैंड में बिखरा हुआ था। To kiss a burial, should I go to church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks which touching but my gentle vessel side। तो इस तरीके से जब हम अगर कभी चर्च जाते हैं तो चर्च में बड़ा बड़ा एडिफिस रखा था, पत्थर, ठीक है, होली स्टोन रखा था, आदमी वहाँ खड़ा होकर प्रे करता। तो बोले कि जब हम चर्च जाते हैं और मेरा नज़र में एडिफिस को पड़ जाता है तो हमको याद आता है कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ है तो समुद्र के नीचे कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, और वो पत्थर से अगर मेरा शिप टकरा जाएगा तो उसका हालत क्या होगा। रिब मतलब जो मेरा रिब केज होता है, इंसान का रिब केज होता है ना, यहाँ पर चेस्ट का हड्डी, तो इस तरीके से वो शिप को जो है ह्यूमन फॉर्म में पर्सोनिफाई करके बता रहा है कि उसका भी रिब केज यानी साइड का हिस्सा को हम देखते छूते तो हमको बहुत मजा जहाँ दफनाएंगे। एंड नॉट मीथिंग मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक। बोले जब हम चर्च जाए तो अक्सर मेरे ध्यान में यही ख्याल आता है कि समुद्र के नीचे भी कितना बड़ा बड़ा चट्टान हो सकता है। वाई विच टचिंग बट माई जेटल वेसल साइड, वेसल मतलब शिप, कि हल्का सा भी अगर वो टकरा के शिप में तो शिप को भारी नुकसान हो सकता है। Would scatter all the spices on the stream and rope the roaring waters with my silks, and in a word, but even now worth this and now worth nothing। तो यहाँ पर दो चीज़ के बारे में, कमोडिटी के बारे में बताया गया है, एक स्पाइसेस और दूसरा सिल्क। इससे पता चलता है कि वेनिस में जो है इस दो चीज़ का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक मसाले का, दूसरा सिल्क का। और यकीन बात है दोनों चीज़ वेनिस में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में, बेसिकली इंडिया से जो है मसाला लाया जाता था। इंडिया में हमेशा स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और यूरोप में इंडियन स्पाइसेस का डिमांड हमेशा से ज़्यादा रहा। तो यूरोपियन लोग जो है, क्योंकि वेनिस यूरोप में, तो वेनेशियन लोग जो है इंडिया, ये एशियन कंट्री से स्पाइसेस लाता था और सिल्क चाइना के लिए, चाइना में बहुत फेमस सिल्क वहाँ से लाता था। तो ये बता रहा है कि जब अगर कभी भी पत्थर से मेरा शिप टकराया था तो पूरा मसाला क्या हो था, पानी में घुल जाता, और जितना सिल्क था पूरा समुद्र को जो है एनरोप कर देता, मतलब एनरोप मतलब ढांक देता। तो यहाँ समुद्र के ऊपर जो पूरे तरीके से ढांक देगा, और एक टाइम में उस सब चीज़ का इतना ज़्यादा डिमांड था, इतना ज़्यादा उन लोग का महंगा था, और समुद्र में मिलने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, सब खत्म। एक मिनट का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बात है कि एक मिनट पहले इतना ज़्यादा उसका डिमांड था, उसका क्वालिटी था, उसका प्राइस था, एक्सपेंसिव था, लेकिन टूटने के बाद सब बर्बाद। Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing behind would make me sad? बोले अगर मेरे पास ऐसा दौलत होता तो यकीनी हम सैड होते, और उसके चले जाने का भी हमको अफसोस होता है। But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise। तो बोले कि हमको एंटोनियो पर एक ही चीज़ का भरोसा है कि एंटोनियो उदास है, और
उदास इसलिए क्योंकि उसको अपना मर्चेंडाइज सामान जो शिप में लाता है, जिसको ट्रांसपोर्ट किया था उसको मर्चेंडाइज होता है, उस चीज़ के लिए वो फिक्रमंद है, कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ नहीं हो जाए। यहाँ वो अपशो होने वाला बात होगी, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, एंटोनियो के साथ होने वाला है, इन फ्यूचर एंटोनियो के साथ होने वाला है, उसका यहाँ पर बात शुरू होगा। मजाक में बोल रहा है कि तुम इस वजह से उदास हो, हालांकि उदास इस वजह से नहीं, लेकिन आखिरी में उसको इस वजह से उदास होना पड़ेगा या उसका जान का डाला पड़ जाएगा इसी वजह से। अब एंटोनियो बहुत कुछ सुन रहा था, अब अपना क्लियरेंस देगा। एंटोनियो, बिलीव मी, नो, कोई नहीं, हम इस वजह से उदास नहीं। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, मेरा पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अगर शिप टूट भी जाता है तो हमको कोई किसी किस्म का परेशानी नहीं आए। और बहुत सारे रीजन देता। पहला, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, बॉटम मतलब शिप, बॉटम यहाँ शिप के इस्तेमाल, कि मेरा सारा प्रॉपर्टी या सारा बिजनेस जो है किसी एक शिप में डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा शिप में वो बिजनेस करता था। नॉट टू वन प्लेस, ना ही किसी एक कंट्री से मेरा बिजनेस है, बल्कि हम बहुत सारा मल्टीपल कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं। नॉर इन माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और ना ही ये कि एक साल में मेरा पूरा प्रॉफिट मार्जिन, हम ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो अगर इस साल को प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कोई नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा। Therefore, my merchandise makes me not sad, इसी वजह से मेरा शिप का टूटने का, मेरा सामान का बर्बाद होने का डर हमको उदास नहीं करता। Salarino, why then you are in love? बोले आदमी दो ही वजह से उदास होता है, एक पैसे के लिए और दूसरा लड़की के लिए। तो बोले कि अगर पैसे जाने का गम नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है तो मोहब्बत में हो, इसीलिए तो तुम मजनू बन गए हो सकता है, तो प्यार मोहब्बत में हो, इसी तो तुम लव करते हो, तभी तुम इतना उदास हो, वो नहीं मिल रही है चीज़। एंटोनियो, फाइव, ये डिनाइल है, गुस्सा में आदमी जब कुछ बोलता है एकदम हरगिज़ नहीं, तो यहाँ ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है फाइव, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल का बात है, ना हमको सामान का हो जाने का डर है, ना किसी से मेरा हमको मोहब्बत है, दोनों चीज़। Salarino, not in love neither, पूरे मोहब्बत भी नहीं, एक ऐसा आदमी है। Then let us say you are sad because you are not married, तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं, मेरी मतलब कोई जॉयफुल रीजन नहीं, कोई वजह नहीं कि तुम खुश हो सको। And it was as easy for you to laugh and leap and so you are merry because you are not sad. हर आदमी के लिए आसान है, थोड़ा सा हंस बोल लेगा तो उदासी चले जाएगा, लेकिन तुम हंसते ही नहीं, तुम ना जोक मारते हो ना कभी हंसते हो, हमेशा चुपचाप रहते हो, लेकिन वो नहीं पकड़ो, हमेशा चुपचाप रहते हो। Now by two-headed Janus, Janus जो है एक माइथोलॉजिकल गॉड है, उसका दो सर था Janus का, रोमन गॉड, हाँ रोमन गॉड। तो बोले कि हम Janus का कसम खा के बोलते हैं, Nature had framed strange fellows in a time, कुदरत भी जो है अजीबोगरीब किस्म का आदमी को दुनिया में बनाया है। कैसा कैसा आदमी है? Some that will evermore peep through the eyes and laugh like parrots at a bagpiper. कुछ लोग ऐसा है कि हर छोटे छोटे बात में खिलखिला के हंसेंगे, एकदम आवाज़ निकाल ऐसे जैसे एक तोता हंस रहा है, जैसे एक bagpiper, स्कॉटलैंड में bagpiper है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाएगा, उसको देख के हंसी आता है, बोले कोई ऐसा आदमी छोटे छोटे बात हंस रहा है, दांत निकाले हंस रहा है, कोई बगैर रीजन का हंस रहा है, ऐसा भी आदमी है। और सेकेंड एंड ऑफ अदर सच विनेगर है, कुछ ऐसा कड़वा है विनेगर जैसा कि उसका सामने अगर कोई जोक भी मारा गया और भी ऐसा जोक नेस्टर भी उसको सिग्निफाई किया हो। नेस्टर बहुत ही ज़हीन आदमी था, ठीक है, ग्रीक का बहुत ही मशहूर इंटेलिजेंट आदमी था। अगर नेस्टर ही बोले कि हाँ वाकई में जोक हंसने लायक है, तब भी ऐसा कड़वा आदमी दुनिया में पैदा हुआ है जो हंसेगा। तो दो आदमी, एक ऐसा जो हर बात में हंसे, सेंसलेस, और एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं, हंसने वाला बात में भी चुपचाप, कड़वा आदमी, विनेगर टाइप। And they not show their teeth in a way of smile, though Nestor swear that jest be laughable. Jest का मतलब जोक हुआ, और jest का मतलब ये जोक,
अगर नेसेसरी बोले कि हाँ वाकई में जो हंसने लायक है, तब भी वो लोग आदमी अपना दांत भी नहीं दिखाएगा, हंसी मुस्कुराएगा नहीं। Salarino. Here comes Bassanio, your most noble kinsman. Kinsman मतलब रिलेटिव, यहाँ फ्रेंड के लिए इस्तेमाल होता है। बोले चलो ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बेहतर दोस्त जो है आगे। देखो हर आदमी के साथ एक फेवरेट होता है, कोई क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो जब बहुत ज़्यादा क्लोज वाला आदमी आ जाता है, तो जो साइड वाला रहता है, साइड के वो लोग हट जाते हैं, क्योंकि अब उससे ज़्यादा अच्छा उसका दिल बहलाने वाला है। तो बोले कि हम लोग तो बहुत कोशिश की हंसाने के लिए, लेकिन थोड़ा हंसी नहीं छूट रहा है, इसीलिए जो है अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बेहतर दोस्त जो है अब तुम्हारा आ चुका है। ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, दो और भी है, नाम लिखाया था बेसानियो, ग्रेशियानो और लोरेंजो। Farewell, we leave you now with better company. चलो अब अलविदा, क्योंकि अब हम लोग से बेहतर लोग आ गए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। Sereno, I would have stayed till I had made you merry. बोले मैंने तो चाहा था कि आज तुमको हंसा कर ही छोड़े, if worthier friends had not prevented me. लेकिन हमसे बेहतर लोग आ गए, इसीलिए हम लोग का यहाँ से जाना बेहतर है। Antonio, your worth is very dear in my regard. बोले सब मेरे नजर में क्या है, एक जैसा, कोई मेरा फेवरेट नहीं, सभी को हम एक नजर से देखते हैं। I take it your own business also. और यहाँ तुम बहाना बना दो, बहाना क्या है कि तुम्हारा खुद का कोई बिजनेस है, तुम्हारा कोई काम है, उसको अंजाम देने के लिए तुम यहाँ पर बहाना बनाने के लिए अच्छा दोस्त बना दो। ये बोलो कि तुमको कहीं जाना है या कोई काम को अंजाम देना है, एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और ये मौका देके तुम लोग यहाँ से निकल जाना चाहते हो। एंटर बसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो बसानियो मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, लोरेंजो एक सबऑर्डिनेट कैरेक्टर जो भी आगे चल के मेन बनेगा, और ग्रेशियानो एक ऐसा आदमी जिसका कोई बात का वैल्यू नहीं, वो कुछ ही बोलता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, समझे, बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल आदमी, लेकिन कभी कभी बोलता नहीं, आदमी बात सही कर रहा है लेकिन मौका अच्छा नहीं, तो उसको मोमेंट नहीं मालूम, मौका चलाती नहीं, सही से मौका नहीं देखता कि किस मोमेंट में किस मौके पर क्या बात बोलना। बात बहुत सारा सही बोलेगा लेकिन मोमेंट नहीं, टाइमिंग अच्छा नहीं, इस तरीके का आदमी। सेलेरिनो, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, बोले बहुत अच्छा बात है, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बसानियो, गुड सिग्नल्स, लॉर्ड यहाँ पर फ्रेंड लोगों को बोलेंगे, कैजुअल बात, पैसा वाला, पैसा यहाँ पर कौन पैसा होता है, लोरेंजो भी गरीब था, ग्रेशियानो का तो टिकट खाना था, बसानियो के बारे में पहले बताया दिया। तो लॉर्ड मतलब एक इज्जत देना, जैसे सर बोलते हैं, जनाब के जनाब के अदब बस यानी गुड सिग्नल्स बोल, वेल शैल वी लाफ, बोले लास्ट टाइम हम लोग का हंसी मजाक किए थे, बस यानी बोला, क्योंकि अक्सर तुमसे मुलाकात नहीं हो पाता, होता भी तो बहुत छोटा कम वक्त। से व्हेन, बोले चलो मौका ढूंढो, हम लोग फिर घूम फिरेंगे, थोड़ा सी मजाक करेंगे। You grow exceedingly strange, must it be so? और इसी वजह से तुम लोग हंसी मजाक नहीं करो, इससे तुम लोग क्या हो जाएगा, बुढ़ापा छा रहा है। यहाँ स्ट्रेंज का मतलब बुढ़ापा छा रहा है। देखो सेलेरिनो और सेलेनियो, ये लोग दोनों जो है एंटोनियो का फ्रेंड है, और एंटोनियो सबसे बड़ा है एज में, तो उसका फ्रेंड लोग का भी एज जो है काफ़ी ज़्यादा। बसानियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो यंग है, ठीक है, तीनों का भी शादी नहीं हुई, लोग यंग और लोग थोड़ा ओल्ड है। अब होता है उम्र दराज आदमी से भी एक थोड़ा सा हम लोग बोलते उसको मुँह लगो हरकत, हंसी मजाक वाला काम, तो वही था लोग, हालांकि एज डिफरेंस था लेकिन फिर भी हंसी मजाक चलता रहा। तो बोले कि तुम लोग जो है हंसी मजाक नहीं करते क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। Sereno will make our leisures to attend on yours, बोले घबराओ मत, हम लोग अपना फुर्सत में तुम लोग से मिलेंगे। लेजर मतलब फ्री टाइम। एक्सुएंट, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, यहाँ देखो एक्सुएंट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्ले है, स्टेज में तमाम कैरेक्टर है, उतना बड़ा तो स्टेज है लेकिन सबको अलग अलग दिखा है, तो एक सीन होता है जिसका जो रोल निभाना निभाता है, उसके बाद वो लोग स्टेज से हट जाते हैं, तो एक्सुएंट मतलब स्टेज से वो लोग हट गए। अब बचे कौन, एंटोनियो, बसानियो, लोरेंजो और
ग्रेशियानो, 4 आदमी। Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time, I pray you, have in mind where we must meet. तो बोले कि लोरेंजो ग्रेशियानो बोल रहा है बसानियो को कि चलो देखो तुम्हारा तो खास आदमी आई है तुम्हारे सामने एंटोनियो, तुम लोग दोनों बात करो, हम लोग यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि बसानियो जो है एंटोनियो को कुछ खास बात बताना चाहता है। तो खास बात क्या है पता चल जाएगा, तो इसीलिए तो पर्सनल मैटर है, इसीलिए हम लोग को विषय पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और बताता भी है कि तुमको मालूम है ना रात का खाना हम लोग कहाँ खाएगा, पैसा दे खाएंगे या फिर किसी का लंगर में खाएंगे नहीं मालूम, लेकिन रात का खाना और रात में कहाँ मिलना है, हम लोग वहीं पर सब दोस्त मिलेंगे। या गोल गोल निकलने वाला है। बसानियो, आई विल नॉट फेल यू, तो बोला नहीं तुमको हम धोखा नहीं देंगे, जहाँ हम लोग बोला था वहीं पर हम लोग मिलेंगे। अब उससे हो गया बात बसानियो से। अब ग्रेशियानो का नजर किसका ऊपर पड़ रहा है, एंटोनियो का ऊपर, और जैसे उसका ऊपर नजर पड़ता है उसका बकबक शुरू। You look not well, Signia Antonio. You have too much respect upon the world. अरे आपका हालत कैसा हो, आप एकदम अजीब दिख रहे हो। को लगता है लोगों के नज़दीक जो आपका रिस्पेक्ट है या आप चाहते हैं कि लोग मेरा इज्जत करें, वो इज्जत के तले आपका और दबे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हालत ठीक नहीं है। They lose it that to buy with much care. Believe me, you are marvelously changed. मुझे जो इज्जत कमाता है वो उन्हीं लोगों के बीच में गवा भी देता है जिसके लिए वो लोग इज्जत कमाने का सोचते हैं। मतलब आदमी के नज़दीक आप अच्छा अपना रुतबा बनाना चाहते हो तो आपका रुतबा इज्जत उसी लोगों के सामने गिरेगा जिन लोगों के सामने आप इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा है हैरत अंगेज आपके अंदर चेंजिंग आ गई। पहले तो ऐसा नहीं थे, आप अचानक से चेंज हो। Antonio, I hold the world but as a world Graciano, a stage where every man must play a part and mine a side. मतलब दुनिया को एक दुनिया की तरह समझते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव बहुत ज़्यादा मोहब्बत दुनिया से हमको नहीं है। हम दुनिया को एक स्टेज समझते हैं, उस स्टेज में एक प्ले हो रहा है और हर आदमी का अपना अपना एक कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर उदास आदमी का है, इसीलिए हम हमेशा उदास होते हैं। ग्रेशियानो एक लंबा चौड़ा स्पीच जिसमें एंटोनियो का हालात लेट मी प्ले द फूल। बोले अगर बात ये है कि आप उदास है तो चलो अपना बात से क्या करेंगे, आपको थोड़ा